और पहले बात करेंगे गांधी जी के कत्ल की। एक नया शगुफा छुटा है। जी हां, गांधी जी की मौत का जिम्मेदार भी नेहरू हुकूमत है। ये एक नया शगुफा, एक नई बात। कह कौन रहा है? ग्वालियर में हिंदू महासभा की कौमी सदर राज्यश्री ने कहा कि नेहरू हुकूमत गांधी जी के कत्ल की जिम्मेदार है। वजह यही है कि राज्यश्री ने कहा कि गोली लगने के आधे घंटे के बाद तक कांग्रेस के लोग गांधी जी को अस्पताल लेकर नहीं गए और न ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। राज्यश्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती हैं। उन्होंने आज ग्वालियर में बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल गौडसे की आरती भी की। देखिए, सरकार अपना जो गुनाह है उसको छुपा रहा है। गांधी जी का हत्या जो हुआ था, ही ब्लेड टू डेथ, ही वॉज नॉट शॉट डेड। जरूर गोडसे जी का गन से, रिवॉल्वर से गोली गया और गांधी जी का बॉडी में शायद वो हिट हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, आई विटनेस का कोई सबूत ही नहीं है। गांधी जी जब प्रेयर हॉल में जा रहे थे तो दोनों साइड दो महिलाएं जो जिनके ऊपर उन हाथ रख के वो जाते थे, आभा जी और शायद और एक जो है, उनका कोई विटनेस, आई विटनेस का कोई उनका कोई सबूत नहीं है। और 40 मिनट्स वो एक गिलास पानी के लिए भी पुकारा और चाहा, और 40 मिनट्स ही वॉज ब्लेड टू डेथ। तो अगर गांधी जी का हत्या के लिए किसी का फर्स्ट हैंड किसी के ऊपर हम लोग अक्यूज कर सकता है, वो पहला तो गांधी भक्तो है, जो लोग उस टाइम थे लेकिन गांधी जी को हॉस्पिटल नहीं लेके गया, विच वॉज वेरी क्लोज। अभी का जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल था, उस टाइम वेलिंगटन हॉस्पिटल हुआ करता था, उधर वो लेके नहीं गया। और उसके अलावा गांधी जी का हत्या के बाद उनका पोस्टमार्टम कांग्रेस सरकार नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार चल रहा था, वो गांधी हत्या का जिम्मेदार है। पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं सुशील कौशिक। सुशील, जिस तरह से एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि अब गांधी जी की मौत के लिए नेहरू हुकूमत जिम्मेदार है। नेहरू लगातार कई चीजों के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे थे, अब गांधी जी की मौत के लिए भी जिम्मेदार है। एक तीर कई निशान है। गौडसे की आरती भी उतारी जाती है, गौडसे कत्ल करता है, लेकिन नेहरू जी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, देखिए, ये पूरा घटनाक्रम, इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा उर्दू के दर्शकों को कि ग्वालियर में जब गांधी जी की दिल्ली में हत्या हुई थी तो गोडसे ने ग्वालियर में 3 दिन तक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। बाकायदा नाथुराम गोडसे ग्वालियर में 3 दिन तक रहे थे। यही वजह है कि हिंदू महासभा का गढ़ है ग्वालियर, और लगातार गोडसे की विचारधारा को यहाँ पर प्रतिपादित करने की कोशिश की जा रही है। 2 साल पहले यहाँ मंदिर बनाने की कोशिश भी की गई थी और गोडसे की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनको मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन लगातार आंदोलन यहाँ उसको लेकर चल रहे हैं। और आज राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है हिंदू महासभा की, राजश्री, जो सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती भी है, तो वो आई थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो गांधी जी की हत्या है उसके लिए जिम्मेदार नेहरू सरकार है, क्योंकि गोडसे ने जब गोली मारी थी उसके बाद 40 मिनट तक गांधी जी वहां तड़पते रहे, उनकी ब्लीडिंग होती रही। इसके साथ ही जो कांग्रेस के लोग थे वो गांधी जी को अस्पताल तक लेकर नहीं गए। अगर गांधी जी को वक्त पर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती थी। बड़ा हास्यास्पद बयान है राष्ट्रीय की तरफ से, और कहीं ना कहीं सरकार भी अब इस पे एक्शन लेगी, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस तरह के बयान पर? बिल्कुल, देखिए, अभी 2 दिन पहले भी एक आयोजन हुआ था जिसमें भी पर्चे बांटे गए थे। गोडसे का बलिदान दिवस मनाया गया था उनके मौत के दिन को, तो उस पर भी धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया था। और अब आज जो राष्ट्रीय का बयान आया उस पर भी कांग्रेस सरकार ने साफ कर दिया है जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी साफ तौर पर एक बार फिर राष्ट्रीय के खिलाफ भी यहाँ धारा 153A का मामला दर्ज हो सकता है। और प्रशासन भी उनके बयानों का वीडियो मंगाकर जांच कर रही है, और उन वीडियो के आधार पर अब जो है राष्ट्रीय के खिलाफ और हिंदू महासभा के खिलाफ एक मामला दर्ज करने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने भी रुख साफ कर दिया है, गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ जो भी आएगा या देश को बांटने का या समाज को बांटने का जो विचारधाराओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे, उन लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जी ठीक है सुशील।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहरहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक ऐसे मौके पर जिस तरह से नेहरू हुकूमत को जिम्मेदार बताना, नेहरू को कई चीज़ों के लिए जिम्मेदार बताया गया, लेकिन अब आखिरी ऐसा लगता है कि अब गांधी जी का कत्ल भी नेहरू के गले में ही डाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन अवैसी का बयान। जी हाँ, पहले भी उन्होंने बाबरी मस्जिद अयोध्या मामले पर जिस तरह से फैसला आया है, उस फैसले के फौरी बाद उन्होंने कहा था कि ये हक पर नहीं हुआ है, ये जो है आस्था पर फैसला आया। तो एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है। मुस्तकिल सुर्खियों में रहने वाले एमआईएम असदुद्दीन अवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद मालिकाना हुकूक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामुकम्मल इंसाफ बताया है। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह फैसला मुकम्मल इंसाफ पर मबनी नहीं है। इनके मुताबिक दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। और वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर आए फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करने का ऐलान कर चुका है और बोर्ड के इस फैसले की मुखालफत अब शुरू हो चुकी है। बरेलवी उलमा ने बोर्ड के फैसले को गैर जिम्मेदाराना बताया है। तंजीम उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अयोध्या पर अदालती फैसला आने से पहले पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम तंजीमों और लीडरों ने हर फैसले का एहतराम करने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड की जानिब से फैसले पर नजरसानी की बात की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि बोर्ड के लोग अयोध्या मामले पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने साफ कहा था, इतवार के दिन जब बोर्ड की मीटिंग हुई तो उनका साफ कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नजरसानी की दरख्वास्त मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर कर रहा है, मुसलमानों की तरफ से ये नुमाइंदगी कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला है, कल मीटिंग हुई थी लखनऊ में, तो बोर्ड ने जो फैसला किया है कि हम रिपिटिशन दाखिल करेंगे, पुनर्याचिका दायर करेंगे और इसके साथ में मस्जिद की जगह पर जो दी गई मस्जिद है जगह पर उसको नकारा है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने और हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया है। उनका फैसला निहायत गैर दानिशमंदाना है और बेवकूफ़ाना है फैसला। ये हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी तहजीब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया था कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है और जो विवादित जगह है वहाँ पर राम मंदिर तामीर किया जाएगा, तो अब ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन दायर करने की कोई वजह नहीं बनती है। जबकि दिल्ली में 9 तारीख से पहले आल मुस्लिम जमात की मीटिंग हुई थी, तमाम मुस्लिम संगठन वहाँ शामिल हुए थे और तमाम लीडरान ने, तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस बात को बरमला कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। खबर आईआईटी मद्रास से। आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ की खुदकुशी के बाद आईआईटी मद्रास के ही 2 तलबा भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में आजादाना जांच की जाए। जी हाँ, इसी मामले में कल शाम 3 प्रोफेसरों से पूछताछ हुई है। फातिमा लतीफ ने मुबैना तौर पर खुदकुशी नोट में तीनों का नाम लिखा था। फातिमा के रूममेट्स और कॉलेज स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। इस केस को हैंडल कर रही जांच एजेंसी आज अदालत में सबूत पेश करेगी। और जम्मू कश्मीर में 370 की मनसूखी के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयां जारी है और मिलिटेंटों के खिलाफ खासकर ये कार्रवाइयां चल रही हैं। ईडी ने ताज़ा कार्रवाई जिला बांडीपुरा में अंजाम दी है। बांडीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंटों की जायदाद जब्त कर लिया गया है। मोहम्मद शफी और तालिब लौली की इमलाक को ईडी ने जब्त किया है। आपको बता दें कि कल भी ईडी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के इमलाक को जब्त किया था। जिला अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क की थी। हिजबुल मुजाहिदीन के खुद साख्त कमांडर गुलाम नबी खान और एक मिलिटेंट जफरुल्लाह खान की जायदाद कुर्क की थी। इन दोनों पर दहशतगर्दी के लिए फंड हासिल करने का इल्जाम था। और खबर दाऊद इब्राहिम के साथ ही इकबाल मिर्ची की जायदाद का मामला है। आज नीलाम नहीं हो पाई इकबाल मिर्ची की जायदाद।
हुकाम के मुताबिक नीलामी में हिस्सा लेने आए लोगों का कहना था कि इमलाक का जो बेस प्राइस रखा गया है वो मार्केट रेट से ज्यादा है। अब नीलामी का अमल रेट दोबारा तय किए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी आज नीलाम होनी थी, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के चलते रुक गई है। हमारे साथ अधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इकबाल मिर्ची के जो फ्लैट्स थे उनकी नीलामी की प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई थी, क्या हुआ और किन बातों को देखते हुए अभी तक रोका गया है? आज टोटली 6 प्रॉपर्टीज की ऑक्शन हुई थी और ये तीनों प्रक्रिया की तरह जो ई ऑक्शन है, सील टेंडर पब्लिक ऑक्शन के तहत की गई थी। 2 प्रॉपर्टीज जो टी कादर हाजी की थी, जो गोल्ड स्मगलर था, उसकी प्रॉपर्टीज बिक चुकी है। बाकी प्रॉपर्टी में ये था कि सक्सेसफुल बिडर्स कोई थे नहीं, क्योंकि वो प्राइस, मुझे लगता है प्राइस का कोई इशू हो सकता है, तो ये हम देखेंगे और वापस उस चीज को ऑक्शन करेंगे। सर, नीलामी की बात की जाए तो कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, और जो आंकड़े हैं आप बता रहे हैं कि 3 करोड़ 45 लाख इसकी निर्धारित अमाउंट तय की गई थी, तो किस आंकड़ों से लोग संतुष्ट नहीं थे, कितना होना चाहिए था और कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? नहीं, काफी लोग आए थे, लेकिन ये इम्प्रेशन हमको मिला है कि ये मार्केट रेट से भी थोड़ा ज्यादा है, तो इस चीज को हम वापस और एक बार ऑक्शन करेंगे, फिर देखेंगे, उसके बाद कॉल लेंगे क्या करना है। सर, आखिरी सवाल की प्रक्रिया एक बार अब रुक चुकी है, तो आगे किस तरह से किया जाएगा? क्या फिर से टेंडर्स या फिर ऐड दिया जाएगा या फिर उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? जो हमारे नॉर्म्स है वो हमको सिर्फ ये 3 प्रक्रिया से ऑक्शन करने की इजाजत देती है, वो है सील टेंडर, पब्लिक ऑक्शन और ई ऑक्शन, तो यही कार्यवाही दोबारा दोहराई जाएगी। शुक्रिया। हमसे बात करेंगे अधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमाउंट तय किया गया था वो मार्केट रेट से काफी ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से ये नीलामी अभी नहीं हो पाई है। आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कैमरामैन सरोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। न्यूज़रूम लाइव में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे मगरबी बंगाल का। असदुद्दीन अवैसी एमआईएम के लीडर, जैसा कि उन्होंने हाल ही में कहा था कि चाहे सोशल मीडिया पर या मीडिया में कुछ भी मेरे ताल्लुक से कहा जाए, मुझे जो करना है मैं करूंगा, यानी अब वो हर रियासत में अपनी सियासी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए फिक्रमंद है वजीर आला ममता बनर्जी। हिंदू और मुस्लिम वोट को एकजुट करने में काफी परेशानी महसूस हो रही है वजीर आला ममता बनर्जी को। जी हां, एक जानिब बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस को सख्त मुकाबला है, तो दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाल मशरक़ी रियासतों में सियासी इम्कानात तलाश रही है। इसे अक़लियत नवाजी का दावा करने वाली पार्टियां खतरा महसूस कर रही हैं। कूच बिहार में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इन्हीं अंदेशों के पेश नज़र अक़लियती शिद्दत पसंदी से लोगों को होशियार रहने को कहा है। पार्टी कारकुनान की मीटिंग से खिताब के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि अक़लियतों के दरमियान कुछ शिद्दत पसंद हैं जिनका मरकज हैदराबाद है। बिना नाम लिए हैदराबाद का नाम लेना, हैदराबाद से कौन पहुंच रहा है आप समझ सकते हैं। इनकी बात पर कान न धरें। ममता बनर्जी इन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दर पर्दा निशाना साधा। ममता ने इस नौइयत का बयान पहली बार दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के इंतखाबात में जिस तरह से कांग्रेस की तकरीबन 40 सीटों को नुकसान पहुंचा था, मामूली वोट के फर्क से कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बाद अब मगरबी बंगाल में ये खतरा महसूस कर रही हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के बयान पर असदुद्दीन अवैसी का भी रद्दमल आया है। उन्होंने कहा है कि शिद्दत पसंदी तो ये है कि ममता बनर्जी की रियासत में बीजेपी की 18 अरकान पार्लियामेंट की जीत हुई है। उन्होंने ये कहा कि इफ्तार पार्टी करना और मुसलमानों के साथ दिखावा करना अब बंद किया जाए, बल्कि मुसलमानों के लिए काम करें। एक्सट्रीमिज्म तो वो है कि उन्हीं के स्टेट में उन्होंने 18 सीट पर बीजेपी को जीतने दिया। एक्सट्रीमिज्म तो ये है कि आप मुझे गाली देकर उन बंगाल के तमाम मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं, जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी को आप रोक नहीं पाए। बंगाल के मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं वो ख़राब क्यों हैं? और हम बंगाल के मुख्यमंत्री से ह्यूमिलिटी के साथ अपील कर रहा हूं कि आप ये सब छोड़ दीजिए। दुआ के लिए हाथ उठाना, इफ्तार की दावत करना, मुसलमान इसका मोहताज नहीं है। आप जमीन के ऊपर एम्पावरमेंट की काम करिए। वोट की वैल्यू क्या है? हमारे वोट तो डाल रहे हैं, मगर लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप तो आपकी है,
आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कुछ किया ही नहीं और आप मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एक्सट्रीम हूं। और यही ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के बीच बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक्सट्रीमिज्म की बात तो काम तो उन्होंने किया है, इमाम भाता चालू किया है, मुसलमानों के लिए अलग बैंक, ITI, पॉलिटेक्निक, उनके लिए हॉस्पिटल सब अलग बनाया है। मुस्लिम तोषण अब एक चरम पर है, उसका परिणाम बंगाल राजनीति में हो रही है। मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा रिपेयरिंग करने के लिए इस प्रकार बातें करें, केवल राजनीति है, इसमें उनकी कोई सदिच्छा नहीं है। आज परिस्थिति के कारण और प्रशांत किशोर की एडवाइस के कारण ये सब बात कर रही है। इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर से जम्मू पुंछ हाईवे पर IED को नाकारा बनाया गया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से जम्मू पुंछ हाईवे पर IED को नाकारा बनाया गया है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल, कुल्लर के करीब IED पाई गई थी। बम डिस्पोजल दस्ते ने IED को नाकारा बनाया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू पुंछ हाईवे पर IED को नाकारा बनाया गया। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई है। कुल्लर के करीब IED पाई गई थी। बम डिस्पोजल दस्ते ने IED को नाकारा बना दिया है। फिर बता दें, जम्मू कश्मीर पुंछ हाईवे पर IED को नाकारा बनाया गया है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई है। कुल्लर के करीब IED पाई गई थी और बम डिस्पोजल दस्ते ने IED को नाकारा बनाया। और आज राज्यसभा में JNU का मामला उठा। JNU पर नोटिस दी गई थी CPI की तरफ से कि इस पर बहस कराई जाए और इस नोटिस को राज्यसभा में मुलतवी कर दिया गया और इसी बीच कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रोल नंबर 267 के तहत बहस कराने का मुतालबा किया गया था। राज्यसभा में मार्शल्स की नई यूनिफॉर्म मामले में चेयरमैन वेंकैया नायडू ने ऐलान किया है कि नए ड्रेस कोड पर नजरसानी के लिए कहा गया है, जिस पर राज्यसभा सेक्रेटरीट ने मशवरों पर कार्रवाई की है। और वहीं JNU मामले पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि JNU तलबा का एहतजाज फीस में इजाफे के ताल्लुक से है, एक बहाना है। दरअसल ये JNU को अर्बन नक्सल का मरकज बनाने की कोशिश की जा रही है और इस साजिश में कांग्रेस और बायां महाज शामिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से JNU में फीस बढ़ोतरी को लेकर के लगातार छात्र जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये फीस बढ़ोतरी लेकर के नहीं है। आप अंदाज करें कि जो लड़के JNU में 300 रुपया फीस बढ़ी है पूरे हॉस्टल का चार्ज, वो फीस बढ़ोतरी नहीं है। अपोजिशन और कुछ राजनीतिक दलों से स्पॉन्सर JNU के अंदर अर्बन नक्सल का केंद्र बना दिया है, नक्सलिज्म का, और वो चाहते हैं देश को अस्त व्यस्त करना, देश को बदनाम करना। क्या ये सच नहीं है? कांग्रेस के नेता जाने के पहले ये क्यों नहीं सोचते कि अफजल गुरु का बरखी वहीं मनाया जाता, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे वहीं होता। वो एक ग्रुप JNU को कब्जा करके अर्बन नक्सल का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है, जो देश कभी नहीं स्वीकार। हाँ सर, लेफ्ट पार्टी ने इसको लेकर के लोकसभा में नोटिस भी दिया है। सर, क्या आपको लगता है कि यही वो पार्टियां हैं जो इसे बढ़ावा दे रही हैं? केवल वही पार्टियां नहीं, कांग्रेस के नेता भी वहां गए थे। गुलाम नबी आजाद, उसके पहले टुकड़े टुकड़े गैंग में राहुल जी गए थे। कौन विपक्ष ने एक केंद्र मान लिया है, अर्बन नक्सल केंद्र JNU को बनाने की कोशिश। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। गांधी जी के खानदान से SPG सिक्योरिटी कम करने पर हटाए जाने पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने अनजानी वजीर आजम इंदिरा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस खानदान से 2 वज़ीर आजम का कत्ल हुआ हो, उनकी सिक्योरिटी कम करना जुर्म है।
आज उनकी जयंती है, आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह उन्हें याद करते हैं आप, और क्या चीजें हैं जो आज आप कमी देखते हैं? उनकी शख्सियत, उनका नेतृत्व, उतना संघर्षमय जीवन, ये सब हम सभी को प्रेरणा देते हैं और मैं समझता हूं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमें चलकर कांग्रेस को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सर, ये जो गांधी परिवार से जो एसपीजी सुरक्षा ले ली गई है, सदन में भी इस आवाज को उठाया गया, कांग्रेस के सांसदों ने उठाया, किस तरह से सरकार के इस फैसले को आप देखते हैं? जिस परिवार के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की निर्मम हत्या हो गई हो, उस परिवार के सदस्यों पर से एसपीजी हटाना एक घोर अपराधी कदम है। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। भोपाल में एक एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई। एजाजी तकरीब में हिंदी, संस्कृत, क्लासिकल मौसीकी रक्स के साथ साथ उर्दू के मुमताज अदीबों को 12 साल बाद एजाज दिया गया है। पेश रिपोर्ट। निराले ढंग आज भारतीय संस्कृति मध्य प्रदेश हुकूमत के महकमे सकाफत के जरिए अदब, जबान और सकाफत के फरोग के लिए हर साल एजाजी तकरीब का इनकाद किया जाता है। शिखर सम्मान के लिए उर्दू के अदीबों का नंबर 4 साल बाद आता है, लेकिन सितम ये है कि साबिका हुकूमत के 12 सालों में उर्दू शायर और अदीब को ये एजाज दिया ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में जब नई हुकूमत आई तो नई हुकूमत ने न सिर्फ 12 साल से बंद अवार्ड को शुरू किया, बल्कि उर्दू के एक साथ 3 अदीबों को बावकार शिखर सम्मान से सरफराज करने का फैसला किया गया। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगी और थोड़ा तकलीफ भी होती है। आदरणीय चाचा हमारे राहत इंदौरी जी ने कहा कि बहुत दिनों बाद उनके स्वजन को रेखांकित किया गया है। वाकई मुझे भी बड़ा दुख होता है कि पिछले कई सालों से हमारा जो शिखर सम्मान, हमारा जो महत्वपूर्ण सम्मान है प्रदेश की संस्कृति विभाग का, मुझे भी बड़ी ग्लानि हुई कि 16, 17, 18 में एक ही बारी में दे रही हूँ। एजाज और सम्मान ये अच्छी चीजें लगती है, सभी को पसंद है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस सरकार ने पहली बार मेरी तरफ देखा है। सरकारें मेरा ख्याल है सारी जिंदगी का तजर्बा यही है कि मुझसे नाखुश रहीं, मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ और इसलिए भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये एजाज़ सिर्फ राहत इंदौरी का नहीं बल्कि उर्दू के उन तमाम लिखने वालों का है जो कुछ नए रास्ते बना रहे हैं और नई मंजिलों की तरफ जाना चाहते हैं। शिखर सम्मान मध्य प्रदेश का बावकार एजाज है। मध्य प्रदेश महकमे सकाफत की वजीर ने अदीबों और फनकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत न सिर्फ उनके साथ है बल्कि ये एजाज तसलसल के साथ दिया जाएगा और ज़बान और अदब के फरोग के लिए हुकूमत हर महाज पर फनकारों के साथ है। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।